नमस्कार, मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिले में हो रही लगातार बारिश से मुख्य सड़कें दरिया तो गली मोहल्ले बने टापू। भारी जलजमाव से शहरवासी परेशान। मोतीपुर थाना क्षेत्र के देवरिया छपरा गांव में 8 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से पूरे गांव में मचा कोहराम। और पेंडिंग केसों के निष्पादन में शिथिलता बरतने वाले 2 एसआई समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। एसएसपी ने की कार्रवाई। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। जिले में हो रही लगातार बारिश से मुख्य सड़कें बनी दरिया तो गली मोहल्ले बने टापू। भारी जलजमाव से शहर पानी पानी हो गया है। ये मुजफ्फरपुर शहर का हाल है, जहां पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया है और जनता त्राही माम कर रही है। आपको बता दें कि यह शहर स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल है और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर कितना स्मार्ट है। पिछले कई सालों से शहरवासी इस जलजमाव का दंश झेल रहे हैं और नगर विधायक और नगर निगम इस समस्या का निदान करने में विफल साबित हो रहे हैं। चुनाव के समय जलजमाव ही मुख्य मुद्दा बनता है, पर चुनाव के बाद सारे कस्में, सारे वादे सब भूल जाते हैं। पूर्व विधायक सुरेश शर्मा हो या मौजूदा विधायक विजेंद्र चौधरी, दोनों ही जलजमाव को लेकर घोषणाएं तो करते हैं, पर सब ढाक के 3 पात साबित हो जाते हैं। शहर का पूरा आदमी परेशान है जल जमाव से। शहर के नेता लोग कहाँ हैं जो बोलते थे इलेक्शन से पहले विकास की गंगा बहेगी? यही विकास की गंगा बह रही है। देख लीजिए, थोड़ा दिखा दीजिए कैमरा से कितना विकास की गंगा बह रही है। पूरा मुजफ्फरपुर पानी में डूबा हुआ है। बहुत परेशान है, लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। 4 बजे निकलते हैं अखबार बांटने के लिए और पता चलता है कि मोती में पानी हटता है, कभी बिजली का तार गिरा हुआ है, कभी कुछ गिरा हुआ है। इससे डर लगता है हम लोग को परेशानी हो रही है। किस वक्त क्या हो जाए। खूबसूरत स्थिति है। हमारे मेयर को खुश होना चाहिए कि हम लोग को समुंदर में रहने का मौका दिया है। कितना खुशी का बात है कि हम लोग समुंदर में भी यहीं पर मुजफ्फरपुर में लुत्फ ले रहे हैं। हमारे नगर निगम को बधाई हो इसके लिए। सावन में पूरा महादेव का आशीर्वाद है। कॉलेजा बन गया मुजफ्फरपुर, यहीं से जल उठाइए, गरीब स्थान में डाल दीजिए। जल जमाव के लिए प्रशासन जिम्मेवार है। कहा जाता है कि जब जब इंसान को कोई पीड़ा होती है तो वह भगवान के शरण में जाता है, पर इन तस्वीरों से ये लगता है कि भगवान खुद जल जमाव का दंश झेल रहे हैं। तो फिर इंसान का क्या? ये बंगलामुखी मंदिर परिसर है और यहाँ तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि ये परिसर में तकरीबन 3 से 4 फीट पानी लगा हुआ है। हालांकि कोरोना के कारण जो भक्त हैं उनके आने पे पाबंदी है, लेकिन मंदिर परिसर में पानी लगने से पुजारियों को काफ़ी परेशानी हो गई है। देख सकते हैं कैसे तस्वीर है। यहाँ का जो पानी जल जमाव है वो पूरी तरीके से काला पड़ चुका है और काला पड़ने से पुजारी के अंदर भी भय सताने लगा है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी न पकड़ ले, जिसके कारण पुजारी दहशत में जी रहे हैं। देख सकते हैं कि आप पूरा शहर में भारी जल जमाव है, लेकिन अभी भी भक्त जो हैं आस्था से जुड़ा हुआ वो लोग मंदिर के दरवाजे तक पहुंचकर ये 3 से 4 फुट पानी में ही पूजा करने को बेबस हैं। आपके सामने तस्वीर है, ये बंगलामुखी मंदिर की तस्वीर है और इसके अलावा शहर के कई हिस्सों में भारी जल जमाव है, जिसके कारण लोगों में काफ़ी परेशानी का सामना करना। मंदिर के पुजारी हैं, कब से ये स्थिति है? ये स्थिति कम से कम महीनों भर से ऊपर से हो चुका हुआ है। 2 दिन बारिश होती है और इतना जल जमाव हो जाता है कि कुछ कहने लायक न निकलने का कोई रास्ता है, न नाला की कोई सफाई है, न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है अभी शहर में। और स्थिति यह है, लोग कहीं गिर रहे हैं, कहीं नाला में गिर के लोग मर रहे हैं,
कहीं गाड़ी घोड़ा उलट जा रहा है। बहुत दयनीय स्थिति इस शहर का हो गया हुआ है। मंदिर परिसर का क्या स्थिति है? मंदिर परिसर का तो ये स्थिति है कि आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पूरा जल जमाव बना हुआ है, न उसका निकासी का कोई रास्ता है, न किसी प्रकार की कोई सुविधा सरकार के द्वारा है, और न यहाँ के जो डीएम है, चाहे विधायक हैं, चाहे नगर आयुक्त, तो किसी प्रकार का कोई यहाँ सुविधा नहीं दी गई है। पानी काला पड़ चुका है, कितना भय आप लोगों के अंदर? भय तो अतिक है, सांप है, गोजर है, और पानी इतना दुर्गंध है कि कुछ कहने लायक नहीं। मगर मजबूरी है कि मंदिर है तो उसमें और तो करना ही पड़ता है। मंदिर के बाहर सड़क पे भी पता ही नहीं चल रहा है, सड़क और नाला। जी हाँ, सड़क और नाला एक बराबर, कहाँ कौन गिरेगा, कहाँ क्या होगा, कौन सी दुर्घटना होगी, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। तो देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर के पुजारी के अंदर भय बना हुआ है। कल रात से जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न है। आपको बता दें कि मोती झील की स्थिति ये है कि उसमें आप अपने मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते हैं, 4 व्हीलर लेकर नहीं जा सकते हैं, यानी भारी जल जमाव है। यही स्थिति से मैं आपको बनारस बैंक चौक का है, जवाहरलाल रोड का है, मतलब जितना आपको कम कहे उतना कम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि हर साल नाला उगाही का काम नगर निगम के द्वारा किया जाता है, इसके बावजूद हर साल बारिश में इसी तरह का समस्या देखने को मिलता है। इस तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। यह कोई नदी या तालाब नहीं है, बल्कि शहर के मुख्य बाजारों का हाल है। यह देखिए, ये बच्चा पानी में तैरकर आनंद ले रहा है। शायद इस बच्चे को यह नहीं पता कि ये स्मार्ट सिटी में शामिल शहर है। वहीं अब जल जमाव का आलम यह है कि शहर में नाव खेपते लोग जगह जगह दिख जाएंगे। अब तक आपने जल जमाव से त्राहिमाम कर रहे शहर का हाल देखा। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा गौर से देखिए। यह शहर के नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय हैं, जो थोड़े जल जमाव को तो आसानी से कूद कर पार कर गए, लेकिन इनके ही कंधे पर शहर को स्मार्ट रखने का जिम्मा दिया गया है। तो सवाल उठता है कि जब यह खुद जल जमाव से परेशान है, तो शहर वासियों को कब तक जल जमाव से निजात दिलवाएंगे? कल रात से हो रही लगातार बारिश से मुजफ्फरपुर शहर में बाढ़ जैसी स्थिति हो गया है। इस वक्त मौजूद हूँ, ये मुजफ्फरपुर का स्टेशन रोड है, और देखिए स्टेशन रोड पे तकरीबन 2 से 3 फीट पानी लगा हुआ है। लोगों को आने जाने में कितना परेशानी होता है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुबह से कई गाड़ी डूबकर बंद हो चुकी है, और साइलेंसर में पानी घुस जाने से कई वाहन भी बंद हो गए हैं। आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ये मोती झील ओवरब्रिज से स्टेशन जाने वाली सड़क है, और सड़क पर भारी जल जमाव हो गया है, यानी जल जमाव नहीं, इसको बाढ़ आप कह सकते हैं। इसमें नाव चल सकती है। भारी जल जमाव के कारण लोगों के भीतर काफ़ी परेशानी है। लोगों के प्रति नगर निगम के खिलाफ काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी में मुजफ्फरपुर तो शामिल हो गई है, लेकिन शायद यह स्मार्ट सिटी सिर्फ कागज़ों पर ही दिखाई दे रही है। हम आपको पीछे भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि स्टेशन रोड की तस्वीर आप देखिए, कि स्टेशन रोड की तस्वीर है, और सड़क के दोनों तरफ आपको पानी दिखाई दे रही होगी। जो बाइक हैं उनको काफ़ी दिक्कत, पता ही नहीं चल पा रहा है कि सड़क कहाँ है और नाला कहाँ है। कई लोग तो इस जल जमाव में गिरकर घायल भी हो चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ बिंदेश्वर प्रसाद। क्या करते हैं? दुकान है हम लोग की। अच्छा, क्या स्थिति है? भुखमरी की सवा शिकार हम लोग हैं। पानी लगा हुआ, ऊपर से दुकानदार लोग को उखाड़ने पर लगे हुए हैं यहाँ का नगर निगम। अभी कितना पानी लगा हुआ है? अभी तो लगभग दे रहे हैं, सुबह में 2 फीट से ऊपर था पानी, 2 फीट से ऊपर। अच्छा, अभी भी लगभग 1 फीट से ऊपर पानी है। पानी निकलने में कितना समय लग जाएगा नगर निगम को? कोई सुचारू व्यवस्था ही नहीं है, नगर निगम सोया हुआ है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। बारिश भी तो लगातार हो रही है। बारिश भी हो रही है लगातार, ये भी एक समस्या है कि बारिश भी लगातार हो रही है, पानी रुक भी नहीं रही कि पानी निकासी की व्यवस्था हो पाए आदमी। यहाँ पे और भी स्थानीय दुकानदार है। ये कब से स्थिति है इस? ये करीबन 1.5-2 महीने से ये स्थिति है। जब बारिश होती है तो जी। उसके अलावा भी प्रशासन भी हम लोग को दुकान 1 से 22 दुकान 122 दुकान हटाना चाह रही है, जिसके लिए हम लोग को अल्टीमेटम 20 तारीख का मिला है। अब बताइए स्थिति में। हम देखिए इनका गाड़ी बंद हो गया, क्या कहेंगे? मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का जो सच है वह आज लोगों के सामने आ गया है। लोग सिर्फ वोट देते हैं और सुविधा के नाम पे जो है
कहीं कोई सुविधा नहीं है। और आज से नहीं, विगत 30 वर्षों से यहाँ जल जमाव जो है एक समस्या बनी हुई है, जिसपे किसी नेता का ध्यान नहीं जाता है और लोग परेशानी का सामना दिनों दिन करते जा रहे हैं। लोगों के सामने विकट समस्या प्रतिदिन बनती जा रही है। आप बताइए कि इस परिस्थिति में अगर किसी को डिलीवरी होना हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कैसे हॉस्पिटल तक जाने का रास्ता नहीं है। हॉस्पिटल में भी पानी जम गया है। आपके साथ क्या हुआ ये बताइए। मेरे साथ हर जगह, मैं कन्हौली से आ रहा हूँ, हर जगह पानी भरा हुआ है। कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे पानी नहीं हो। सिर्फ रोड ऊंचा कर देने से नहीं होगा। लोगों के अंदर इस जल जमाव के प्रति किस तरह का आक्रोश दिख रहा है। हर साल बरसात में नगर निगम दावा करती है कि बरसात खत्म होते ही 24 घंटे के भीतर जल निकासी हो जाता है, लेकिन यह सिर्फ दावा कागजों पर ही सीमित हो पाती है। ऐसे बहुत पीड़ित होंगे, अगर शहर में आप घूमिएगा तो ऐसे बहुत पीड़ित होंगे जो गाड़ी को धक्का देते हुए दिख जाएंगे। उनको दुखा क्या कहोगे। अरे मुजफ्फरपुर नगर निगम क्या कर रहा है, देख लीजिए, स्मार्ट सिटी है मुजफ्फरपुर, कोई विकास नहीं हो रहा है। सरकार बदल रही है हर 5 साल पे, लेकिन मुजफ्फरपुर का जो नाला रोड का हाल है जैसे है वैसे ही है। 15 साल से जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी भी वही स्थिति है। साफ तौर पे आप देख सकते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ये जल जमाव जो लगातार हो रहा है शहर में, लगातार बारिश से, इसको नगर निगम कितने समय में निकाल पाती है। अब हम आपको दिखाते हैं सदर अस्पताल की तस्वीरें, जो जलजमाव से खुद अपने इलाज को तरस रहे हैं। भारी जलजमाव लगने के कारण प्रतिदिन सैकड़ों मरीज लौट रहे हैं। खाने के लिए आए हैं, कुछ काम था, उधर भी काम नहीं हो पा रहा है। अब देखिए यहाँ भी कितना कीचड़ है, क्या गंदगी है, क्या सफाई मिलेगा यहाँ। इतना पानी में गाड़ी कैसे चला पा रहे हैं। क्या करेंगे, वहाँ गए तो वहाँ नहीं, अभी यहाँ जाए उधर जाना पड़ेगा। पानी का हालत तो देख ही रहे हैं, चारों तरफ पानी लगा हुआ है। जल जमाव के लिए प्रशासन जिम्मेवार है। कितना पानी लगा हुआ है सदर अस्पताल। पूरा मतलब हर बेड में पानी लगा हुआ है, हर वार्ड में पानी घुस गया है। इसी पानी में अब गाड़ी लेके दौड़ हम आती वैक्सीन लेने आए हुए थे। शहर को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल हुए 4 वर्ष से अधिक गुजर गए हैं, लेकिन अब तक जल जमाव से मुक्त कराने के लिए कोई योजनाएं धरातल पर नहीं उतर सकी। कई इलाकों में पिछले कई महीनों से जल जमाव है। वैसे में बारिश में उन इलाकों में रहने वाले लोगों की पीड़ा और बढ़ा दी है। अब तो आलम यह है कि आए दिन लोग जल जमाव से होने वाली बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। रात से लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई गली मुहल्ले का स्थिति नारकीय हो गया है। इस वक्त मौजूद हूँ ये कृष्णा टॉकीज के सामने वाली गली है, और देखिए किस तरीके से भारी जल जमाव इस गली में लगा हुआ है। आने जाने वाले लोगों को कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहने को तो ये रिहायशी इलाका कहा जाता है, लेकिन इस भारी जल जमाव के बीच लोग कैसे आते जाते हैं, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस रास्ते में कई लोग तो गिर के घायल भी हो चुके हैं। देखिए कैसे ये जो वाहन है वो कैसे फंसा हुआ है, कितना रिस्क लेकर लोग इस रास्ते से आर पार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार में कल रात से बारिश हो रही है, बारिश की वजह से मुजफ्फरपुर शहरी इलाकों का हाल बेहाल हो गया है। लोगों को जीना मुश्किल हो गया है, और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि निगम प्रशासन कहाँ है शहर वासियों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए। तो अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कब तक इस शहर का पानी निगम प्रशासन निकाल पाती है। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। अब इन सारी समस्याओं से जब जिलाधिकारी से हमारी टीम बात की तो जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि जल्द से जल्द पानी निकालने का आदेश निगम प्रशासन को दे दिया गया है। साथ ही उन्होंने आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। देखिए लगातार बारिश हो रही है, पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आगे भी अभी 2 दिन तक बारिश होने की संभावना है। और पिछली रात से ही काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और बारिश कंटिन्यू है। इनफैक्ट मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा बिजली की भी, लाइटनिंग की भी बातें आई हैं।
इसको लेकर के सभी लोगों को हम लोग यह भी सजेशन देना चाहते हैं कि लगातार बिजली गिरने की भी घटनाएं सामने आने की संभावनाएं हैं जिस तरह के मौसम है। तो इस मौसम में विशेष रूप से प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। लोग अनावश्यक बाहर या पेड़ के पास खेतों में काम करते समय जब बारिश हो रही हो तो ध्यान रखेंगे कि बिजली गिरने की संभावना रहती है। तो लोगों से ये अपील है। और बारिश को देखते हुए हम लोग पूरी तरह से अलर्ट पे हैं, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सभी जो बांध हैं, तटबंध हैं, उनकी लगातार सुरक्षा एवं निगरानी की जा रही है। ये लोगों से यही अपील है, लोगों से यही कहना है कि बारिश को लेकर के पूरी सावधानी बरतें। देखिए, जैसे मैंने बताया कि अनप्रेसिडेंटेड बारिश लगातार हो रही है, पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, हेवी रेनफॉल हो रहा है और ये भी होने की भी संभावना है। तो पैरेलली नगर निगम भी अपने कार्यों में जुटा हुआ है और हम लोग डायरेक्शन भी दे रहे हैं उनको और अपनी गति से काम बढ़ाने की। लेकिन जिस स्पीड से बारिश हो रही है उसको देखते हुए निश्चित रूप से थोड़ा किन्हीं क्षेत्रों में पानी लगा है जिसको से निकलवाने की व्यवस्था की जा रही है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के देवरिया छपरा गांव में 8 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से पूरे गांव में कोहराम मच गया। परिजनों ने आसपास के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के दरिया छपरा में 8 वर्षीय मासूम की अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई, परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने आपसी रंजिश को लेकर गांव के आधा दर्जन लोगों को आरोपित किया है। सूचना मिलने के बाद मोतीपुर थाने की पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 8 वर्षीय अंकित कुमार बुधवार की शाम दरवाजे के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान एक अज्ञात बाइक सवार आया और उसके नाक पर नशीला पदार्थ का छिड़काव किया। 8 वर्षीय अंकित कुमार का अपहरण कर लिया गया। अपहरण होने के बाद परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। वहीं अगले सुबह गांव के खेत के मेड़ पर उसका शव पाया गया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इस मामले पर एसपी जयंतकांत ने बताया 8 वर्षीय बच्चे की मोतीपुर इलाके में हत्या कर दी गई है, जिसके लिए पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। परिजनों के द्वारा कुछ लोगों को आरोपित भी किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इसमें जो भी है घर वालों का बयान लिया गया है और उनकी मदर थी जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। उन्होंने एक व्यक्ति को मुख्य आरोपी भी बनाया है जिनकी फैमिली से उनका पूर्व में विवाद था। और इसमें सभी पॉइंट्स को हम लोग देख करके जो भी फैक्ट्स हैं उसके बाद में FIR दर्ज की गई है, उसी के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अय्यापुर इलाके के रहने वाले ठेकेदार जयकिशोर सिंह के 13 वर्षीय पुत्र बुधवार की शाम से लापता है। अपहरण की आशंका जताकर परिजन दहशत में हैं। अय्यापुर थाना के बड़ा जगन्नाथ इलाके से ठेकेदार के 13 वर्षीय पुत्र 8वीं का छात्र आलोक कुमार लापता है। खोजबीन में पता नहीं चलने पर छात्र के पिता अजय कुमार उर्फ जयकिशोर सिंह ने अपहरण की आशंका जताते हुए अय्यापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले में नगर डीएसपी रामनरेश पासवान व अय्यापुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार रजक पीड़ित के घर पहुंचकर जांच की। बताया गया कि मूल रूप से गायघाट मकरंदपुर के आवेदक निवासी हैं। वर्तमान में 1 साल से अय्यापुर बड़ा जगन्नाथ में रह रहे हैं। डेरा के बगल की एक कोचिंग संस्थान से पढ़कर छात्र आया। इसके बाद बैग रखकर बुधवार की दोपहर 2 बजे से गायब हो गया। इसके बाद परिजन परेशान हो गए। उसकी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बताया गया कि ठेकेदार अररिया में गए हुए थे। जानकारी मिलने के बाद जब वे आए तो रात भर पुत्र को खोजते रहे, लेकिन उसका सुराग नहीं मिला। गुरुवार को पुलिस ऑफिस पहुंचकर वरीय पुलिस अधिकारियों को भी आवेदन दिया है। घटना को लेकर परिजन काफ़ी चिंतित हैं। मेरा बच्चा कोचिंग गया था, कोचिंग निदान में जो है वो नहीं आया घर पे, और इसके बाद हमें मालूम हुआ, हमने पूरे रात छानबीन किए, खोजे पूरे स्टेशन, बस स्टैंड, सारा जगह, मंदिर वगैरह ये सब भी, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। अब यही डर लग रहा है जो बच्चा का हत्या हो गया कि मर गया कि मार के को फेंक दिया, अब यही डर है। दूसरा, वहाँ पे CCTV कैमरा है नहीं जो हम उसको खंगाल लें। बच्चा कितना उम्र होगा? 13 साल का उम्र है। बच्चा गोरा रंग है, एकदम लंबा है, कपड़ा वगैरह पहना, काई रंग का जीन्स है और पीला रंग का टी-शर्ट है, और गर्दन में उसका जो है एक लाल धागा है, चांदी का हनुमानी है। आलोक कुमार नाम है।
और यांची ग्राम में पहले रहते थे, वहाँ भी पता कर लिए। सारे जगह हमने सारे रिलेशन में भी पता कर लिए, हर जगह पता कर लिए, लेकिन कहीं से कोई सुराग हमको अभी तक नहीं मिला है। क्या करते हैं? हम ठेकेदारी करते हैं सर। उस टाइप की दुश्मनी वगैरह? जी नहीं सर, किसी से हमारे को कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये डर है जो हमारे बच्चा कहाँ है क्या नहीं है उसका कोई पता नहीं है अभी तक। पुलिस प्रशासन की तरफ से यही आश्वासन मिला है जो ठीक है आप आवेदन दे दीजिए, इसका निरीक्षण हम कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण धर्म स्थल बंद होने से प्रसाद का निर्माण करने वाले लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। सावन के पावन महीने में पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी कोरोना संक्रमण के कारण धार्मिक स्थलों पर ताला लटका हुआ है, जिस वजह से प्रसाद का निर्माण करने वाले लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। हर वर्ष सावन के महीने में गरीब स्थान मंदिर परिसर में लगने वाले मेले में इलायची दाना, बताशा, चूड़ा सहित अन्य प्रसाद की बिक्री बेतहाशा होती थी। 2 वर्ष से श्रावणी मेले के आयोजन नहीं होने से प्रसाद का निर्माण करने वाले कारीगर काफी निराश हैं। पिछले 20 वर्षों से सरैयागंज टावर चौक के नुनफर मोहल्ले में इलायची दाना और बताशा का निर्माण करने वाले रामचंद्र शाह का कहना है कि इस बार श्रावणी मेला को लेकर ब्याज पर पैसे लेकर भारी मात्रा में कच्चा माल मंगा लिया था, पर श्रावणी मेले पे रोक लग जाने से अब महाजन को कहां से पैसे देंगे, यह चिंता सता रही है। वहीं पहले इनकी फैक्ट्री में जहां 10 लोग काम करते थे, वहीं लॉकडाउन के बाद उन्होंने अपने स्टाफ की संख्या भी कम कर दी है। अब मात्र 3 लोगों के द्वारा सीमित मात्रा में इलायची दाना और बताशा का निर्माण कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर धार्मिक स्थल खुल जाते हैं तो प्रसाद की बिक्री भी होगी और उनके जैसे छोटा मोटा कारखाना चलाकर स्टाफ और अपना परिवार का पेट पाल सकेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि अनलॉक में जहां मॉल खुल रहे हैं वहां मंदिर क्यों बंद है। अगर मंदिर, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थल खुल जाते हैं तो प्रसाद का निर्माण और बिक्री करने वाले लोगों का परिवार एक बार फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर ला सकेगा। नुकसान है हम लोगों का, बहुत डैमेज है। 2 साल से जो है ना हम लोग का बहुत नुकसान है। हम लोग किराया पर है। मंदिर बंद है? जी मंदिर, हाँ मंदिर मस्जिद सब बंद है। हम लोग का वही प्रसाद वाला आइटम है। कितना का पहले व्यवसाय था जो प्रभावित हुआ है? सर उतना हमको याद है, हम पढ़े लिखे नहीं है, गरीब आदमी अपना कमा खा रहे हैं। अभी क्या मार्केट में सेल है या नहीं? जी नहीं, बहुत समझिए एकदम जीरो पर हम लोग आ गए। हम लोग किसी तरह जो है ना इसको चला रहे हैं, लेकिन हम लोग का समझिए अभी बहुत लॉस है। कितना पूंजी लग रहा है और कितना फायदा हो रहा है? पूंजी मान करके चलिए 2 लाख रुपया। क्या फायदा लग रहा है? फायदा कहाँ है, अभी तो नुकसान में जा रहे हैं, तो फायदा कहाँ है? सरकार से क्या मांग करते हैं? जी सरकार से मांग करते हैं जो फ्री कर देने के लिए। मतलब सब चीज़ अनलॉक हो रहा है तो मंदिर जी सब कुछ चालू हो जाएगा तो आदमी फिर अपना पहले लेखा अपना जिंदा रहेगा। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क जर्जर हो गई है, जिससे लोगों को चलने में काफी परेशानी हो रही है। जिले में पिछले कई दिनों से रुक कर बारिश से सड़कों पर लगे जलजमाव से शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति नारकीय हो गई है। बारिश के लगे पानी सड़कों को जर्जरता की स्थिति में ला दिया है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे वाहन चालकों को काफी सतर्कता के साथ वाहन चलाना पड़ रहा है। यदि वाहन चलाते समय सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। वहीं पैदल चलने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण बरसात के दिनों में सड़क पर ही बारिश का पानी जमा रहता है। NH से बैरिया को जोड़ने वाली यह मुख्य सड़क है। इससे होकर प्रतिदिन सैकड़ों 2 पहिए व 4 पहिए वाहनों से लोग आवाजाही करते हैं। बरसात के दिन जलजमाव के बीच वाहन के गुजरने के कारण सड़क पर जमा पानी की छींटे से बगल के घर आंगन में बैठे लोगों को सराबोर होने की नौबत है। जलजमाव के कारण सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे के कारण हर रोज कोई न कोई गिरकर घायल होता रहता है। पहाड़पुर को जोड़ने वाली PCC सड़क पर शनिचरा स्थान के समीप बरसात के दिनों में जलजमाव के कारण लोगों को आवाजाही करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मामूली बारिश होने पर सड़क पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो जाती है। बारिश के दिन इस सड़क से गुजरने वाले राहगीरों व बाइक सवारों को गिरकर घायल होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यही हालत स्टेशन से मोतीझील पुल तक जाने वाली सड़क या फिर कल्याणी से पुल की ओर आने वाली सड़क समेत क्षेत्र की कई सड़कों की हालत बारिश के कारण खस्ता बनी हुई है। शहर की स्थिति नारकीय बनी हुई है कि गड्ढा में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, पता ही नहीं चल पा रहा है और बहुत दिक्कत है इसमें। जो मतलब आपको पथ निर्माण को है देखना चाहिए, सही गुणवत्ता से भी नहीं बन रहा है। पूरा अभी हाल का रोड बना हुआ सब मतलब गिट्टी बाहर आ गया, सही गुणवत्ता से नहीं बना हुआ है। नगर निगम का भी वो सही काम घटिया काम किया गया है, न नाला का व्यवस्था पा रही है, न रोड में इतना हो गया है कि लोग गिर पड़ रहे हैं और डेली कुछ न कुछ दुर्घटना हो रही है इस जल जमाव के वजह से। सड़क की स्थिति क्या लग रही है? बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब, चलना मुश्किल है इस पर और आम जनता को भी बहुत तकलीफ़ है। और यहाँ पर नगर निगम जो है कुछ नहीं कर रही है, न यहाँ का प्रशासन मतलब पथ निर्माण का विभाग भी इसको देखना चाहिए, नाला का स्थिति ठीक करनी चाहिए। रोड भी माने घटिया गुणवत्ता से बनाया गया है। पूरे शहर की स्थिति कैसी लग रही है? बहुत नरकीय स्थिति है यहाँ की और यहाँ चलना लोग चल नहीं पा रहे हैं, गाड़ी फंस जा रही है। मुजफ्फरपुर शहर के जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। पुराना मोतिहारी रोड में चलने के लायक नहीं है। प्रशासन पूरी तरह निपंगु बनी हुई है और कहीं से मैंने जनता की समस्याओं के लिए प्रशासन अभी तक एकदम नकारा साबित हो रहा है। आज हमने जिला प्रशासन से मांग की है, इसीलिए एसपी इंजीनियर साहब आए हैं और इन सभी चीज़ों को देखे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 1 सप्ताह के अंदर में चलने लायक सड़क बनाएंगे, यहाँ के सड़क पर से जल निकासी की व्यवस्था करेंगे और अस्थाई कंक्रीट वाली सड़क और नाले की व्यवस्था करके पुराना मोतिहारी रोड से जो अस्थाई समस्या है उसके समाधान की दिशा में पहल करेंगे। वहीं पथ प्रमंडल विभाग के मुख्य अभियंता का कहना है कि सड़क का सबसे बड़ा दुश्मन पानी है। जलजमाव के कारण सड़कें टूट रही हैं। जल निकासी को लेकर भी कई जगहों पर सड़कों को काट दिया गया है। बरसात के बाद जल्द ही शहर की सड़कों को मोटरेबल किया जाएगा। के लिए मतलब है अभी जैसे जहाँ पानी लगा हुआ मतलब है पानी कटवा के साइड निकलवाने का निकलवाएँ करेंगे मतलब है और इसको जहाँ गड्ढा हो गया करके मतलब उसको 3-4 दिन के अंदर में सारा गड्ढा को भरवा दे कर देंगे मतलब है। टेम्पोररी व्यवस्था मतलब है और परमानेंट व्यवस्था के लिए मतलब है कि प्राकरण यहाँ से गया हुआ मतलब है कि इसमें चौड़ीकरण करके भी और ढलाई करने का प्रस्ताव गया हुआ है, वो भी स्वीकृति करा के इसका परमानेंट व्यवस्था भी करेंगे मतलब तत्काल में भी ये गटाव करके पानी निकलवाएंगे और गड्ढा भरवाने की कोशिश करते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722।
हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट ब्लेजर, विंटर के जैकेट स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ गुरुवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व की वसूली के लक्ष्य को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कड़े आदेश दिए। साथ ही कोविड-19 से मृतक के परिजनों को जल्द अनुदान राशि देने की चर्चा की गई। जिले में बारिश से लगे जलजमाव की जल्द से जल्द निकासी करने के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। आज आंतरिक संसाधन की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा जो राजस्व वसूली का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के पाने की दिशा में बहुत ही सख्त आदेश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। परिवहन विभाग हुआ, खनन विभाग हुआ, इसके अलावा DTO तथा अन्य विभागों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित अवधि के अंदर जो भी राजस्व वसूली का लक्ष्य है उसे गंभीरतापूर्वक कार्य करते हुए उसे पाने की दिशा में बेहतर कार्य करें। और इसके अलावा आपदा से रिलेटेड आज बात हुई है। GR वितरण को लेकर के जो भी प्रारंभिक प्रक्रियाएं हैं उसे पूरा करने का निर्देश 2 दिन के अंदर में सभी CO को दिया गया है। इसके अलावा कोविड-19 से जो मृतक हैं उनको जो अनुदान दिया जाएगा उसके बारे में विस्तृत विचार विमर्श हुआ है। साथ ही शहर के विभिन्न हिस्सों में तथा अंचलों में जो वाटर लॉगिंग की बात भी है, उसके निकासी को लेकर के CO लोगों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि वो वीडियो से समन्वय स्थापित करके उक्त कार्य को करना सुनिश्चित करें। राम भजन शाह मार्केट में राष्ट्रीय न्याय महासभा की ओर से जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। गुरुवार को राष्ट्रीय न्याय महासभा द्वारा न्याय जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने और संपूर्ण भारतवर्ष में जातीय जनगणना कराने हेतु विराट सम्मेलन राम भजन शाह मार्केट में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व विधान पार्षद आजाद गांधी, प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण ठाकुर, प्रवक्ता डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, जिला अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर, युवा नेता दीपक कुमार ठाकुर सहित उपस्थित लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद गांधी ने कहा कि हमें संगठित होना होगा और इन तीनों मुद्दों पर मजबूती के साथ संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। ये राष्ट्रीय न्याय महासभा का आज मुजफ्फरपुर जिला का 1 दिवसीय सम्मेलन है। हम लोग तो कई मुद्दे पर यह सम्मेलन कर रहे हैं, जो ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पारित हो गया है। पहला मुद्दा हम लोग का है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर एक महान व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने बिहार को ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में अलख जगाने का काम किया। गरीब समुदाय के जो लोग थे, वंचित समुदाय के जो लोग थे, जिनका अधिकार नहीं मिला था, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने गरीबों के लिए काफ़ी मशक्क़त किया। एक आंदोलन का दूसरा नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर इस देश में। वैसे महान शख्सियत को भारत रत्न से सम्मानित नहीं करना, ये देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। यह सम्मेलन भारत सरकार से और बिहार सरकार से भी मांग करती है कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलने का लोगों ने संकल्प लिया था,
आज वो अपने रास्ते से भटक गए हैं। 24 जनवरी को जब आता है जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती और पुण्यतिथि, तो तमाम लोग निर्णय लेते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना। अभी सदन 10 दिन 12 दिन चला। इस देश में लोकसभा 2 दिन पहले भी बंद कर दिया गया और एक भी माननीय सदस्य, लोकसभा के सदस्य जो अपने आप को ओबीसी का लीडर बनने के लिए उतावल हैं, का एक से एक विधेयक ला रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का एक भी प्रस्ताव ये चलते सत्र में नहीं आया। तो हम लोग यह सम्मेलन मांग करती है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ऐसे महान व्यक्तित्व को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। दूसरा अहम मुद्दा है कि देश का जो गणना की बात है, जो जातीय गणना की बात है, जिसे सामाजिक न्याय के लोगों ने इस बात को रखा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव और नेता विरोधी तेजस्वी यादव जी ने एक देश में अहम मुद्दा उठाया है कि जन क्रांति तभी आ सकती है, जन आंदोलन तभी आ सकता है, गरीबों का कल्याण तभी हो सकता है जब जातीय जनगणना हो। चूँकि गरीबों की आबादी इस देश में ज़्यादा है, तो गरीबों को जो हक मिलना चाहिए, आदरणीय लोहिया जी का, अंबेडकर जी का नारा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन यह गरीब गुरबा समाज 80% जिसकी आबादी संपूर्ण भारत में है, वह वंचित है। तो हम लोग यह सम्मेलन यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि देश में जो है जातीय जनगणना होनी चाहिए और इसके लिए राष्ट्रीय न्याय महासभा और अति पिछड़ा समाज के लोग जन आंदोलन करने के लिए वाद हो जाएंगे। तीसरा अहम मुद्दा यह भी है कि नाई जाति की हालात पूरे भारत में बद से बदतर है। बिहार की सरकार, जब माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी, उनके काल में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए और यह प्रस्ताव दिल्ली चला गया, दोनों सदनों से पास हुआ और अभी तक मामला लंबित है। देश के प्रधानमंत्री जी से भी मैंने कई बार ध्यानाकर्षण मिलके भी किया, पत्रों के माध्यम से किया, पदयात्रा किया, लेकिन अभी तक यह भारत की सरकार और बिहार की सरकार गूंगी भी है और बहरी भी है। तो हम लोग यह सम्मेलन मांग करती है कि नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। संपूर्ण भारत वर्ष में एक विधेयक ला करके इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। पेंडिंग केसों के निष्पादन में शिथिलता बरतने वाले 2 एसआई समेत 5 पुलिस कर्मियों को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। पेंडिंग केसों के निष्पादन में रुचि नहीं लेने और शिथिलता बरतने वाले 2 सब इंस्पेक्टर और 3 एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। देर रात एसएसपी जयंतकांत ने उक्त कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किया है। सस्पेंड होने वाले अफसरों में सिवाई पट्टी थाने के एसआई अखिलेश्वर पाठक, गायघर थाना के एसआई गोपाल प्रसाद, हथौड़ी थाना के एएसआई रत्नेश्वर प्रसाद, एएसआई सुनील कुमार और साहिबगंज थाना के एएसआई बलिराम राजवंशी हैं। इन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। सिटी एसपी राजेश कुमार ने कहा कि इन पदाधिकारियों को बार बार निर्देश दिया गया कि पेंडिंग केसों का जल्द निपटारा करें, लेकिन इन्होंने इसमें रुचि नहीं ली। यह सीधे सीधे अनुशासनहीनता और लापरवाही का मामला बनता है। उक्त केसों की समीक्षा भी की गई है, महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया, बावजूद इसके उन्होंने निष्पादन नहीं किया। इसी कारण इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। 5 पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है। उनके द्वारा कांडों के अनुसंधान में शिथिलता बरती जा रही थी। किसी तरह का कोई अनुसंधान टाइम पे नहीं किया जा रहा था, न ही उनके द्वारा कांड में डायरी समर्पित की जा रही थी। इस कारण उनके विरुद्ध में कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित। सीजेएम कोर्ट में दायर परिवाद में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा मामले में आरोपित बनाए गए सेवानिवृत्त डीडीसी, एसडीएम सहित 4 अधिकारियों पर गाली गलौज और मारपीट के आरोप को लेकर धारा 192 के तहत जांच का आदेश दिया गया। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा कोरोना काल में संविदा पर बहाल किए गए कर्मियों की बहाली मामले में आरोपित बनाए गए डाटा एंट्री ऑपरेटर सुधांशु रंजन के द्वारा सीजेएम कोर्ट में दायर परिवाद में गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा मामले में आरोपित बनाए गए
सेवानिवृत्त डीडीसी सुनील कुमार झा, एसडीओ पूर्वी डॉक्टर कुंदन कुमार, एसडीएम राजेश कुमार और सुधांशु शेखर मुसहरी अंचलाधिकारी पर गाली गलौज और मारपीट करने के आरोप को लेकर सीआरपीसी की धारा 192 के तहत जांच का आदेश दिया गया। परिवादी के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि उनके परिवादी का मानव बल की बहाली से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद सभी आरोपितों के द्वारा कागजों में हेरफेर कर उनके परिवादी का नाम शामिल कर दिया गया, जिससे लेकर उन्होंने परिवाद दायर किया था, जिसमें सीजीएम ने सुनवाई की अगली तिथि 26 अगस्त को तय करते हुए लोअर कोर्ट को जांच का आदेश दिया है। सुरंजन के द्वारा माननीय सीजीएम के न्यायालय में सुनील कुमार झा जो कि डीडीसी थे, अब रिटायर कर गए, एसडीओ कुंदन कुमार के साथ साथ एडीएम राजेश कुमार, सुधांशु शेखर जो मुसहरी के सीओ हैं, इन सभी के खिलाफ फर्जीवाड़ा, गाली गलौज करने, मारपीट करने और कागज़ में छेड़छाड़ करने के आरोप को लेकर के मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आज सुनवाई हुई। सुनवाई के क्रम में माननीय प्रभारी सीजीएम श्री शैलेंद्र कुमार जी ने इसे गंभीरता से लेते हुए 192 सीआरपीसी के तहत संज्ञान में लेकर के और जांच और कार्रवाई के लिए एसीजीएम 9 माननीय श्री विपिन लवानिया जी को जांच के लिए भेजा है, ट्रांसफ़र किया है। सुधांशु रंजन ने आरोप लगाया था कि उसने कोई आवेदन डीएम के यहाँ या किसी भी अधिकारी के यहाँ नहीं दिया था और उसके नाम पर फर्जी आवेदन इन लोगों के द्वारा ले करके और उसके आधार पर मानव बल की जांच की गई और उसमें कई तथ्यों को छुपाया गया, जालसाजी की गई, धोखाधड़ी की गई, पूछने पर गाली गलौज किया गया। इसके पूर्व भी धर्मेंद्र कुमार के द्वारा जो डाटा ऑपरेटर था, इन सभी के खिलाफ माननीय एससी एसटी स्पेशल जज के अदालत में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें भी माननीय न्यायालय ने 192 के तहत इन सभी के खिलाफ जांच का आदेश दे चुके हैं। और माननीय सुधांशु रंजन के द्वारा इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इसके पूर्व धर्मेंद्र कुमार के द्वारा भी इन सभी के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा की गई थी। आज न्यायालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए जाँच का आदेश दिया और 26/8/2021 की तिथि जाँच हेतु सुनवाई के लिए निर्धारित की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।